मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं इस शो में। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। अब तक आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल फूल स्टॉक्स की, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बीते एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ बेवकूफ बनाया है, रिटर्न्स के नाम पर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। दो शेयर्स की अब तक चर्चा हुई है, जस्ट डायल और आइडिया सेल्युलर। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका भी व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि FY16 में भले ना चले हों लेकिन FY17 में परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अभी भी दूर रहने की सलाह होगी आपकी? नहीं, वेट एंड वॉच की सलाह होगी दीपाली जी, क्योंकि आई थिंक जो जस्ट डायल के नंबर्स आएंगे प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ द B2B एप्लीकेशन GD ओमनी और जो सर्च प्लस एपलेट है, जितने फ्रंट एंड कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट और सेल्स कॉस्ट बढ़ेगी स्पेसिफिकली फीट ऑन स्ट्रीट, मेरे हिसाब से आई थिंक रिटर्न रेशियो और मार्जिन पे प्रेशर बिल्कुल बना रह सकता है। आई थिंक जो बायबैक की ऑफर थी कहीं ना कहीं उससे रिस्पाइट आया एक डाउन साइड पे स्टॉक के लिए, लेकिन आई थिंक अर्निंग्स इंप्रूवमेंट नंबर से दर्शाए जाएंगे और वो शायद वीक ही रहेंगे अगले 2 क्वार्टर्स के लिए। आइडिया की जहां तक बात करें, आई थिंक बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्पेक्ट्रम पे आउट्स, मेरे हिसाब से आई थिंक जो नेट डेट इबिट्टा है वो लेवल्स आई थिंक काफी हद तक बढ़ गए हैं। दूसरी बात, आई थिंक जो कंपटीशन के प्रेशर्स आएंगे प्रॉब्ली रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद, कहीं ना कहीं डेटा रेवेन्यूज के ऊपर एक इंपैक्ट आ सकता है। तीसरी बात, 700 मेगाहर्ट्ज की जो हम प्राइसिंग की बात सुन रहे हैं, अगर ये कंपनी उस पर सब्सक्राइब करती है बिकॉज दे नीड टू रोल आउट एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑन देयर 4G पार्ट, वहां कहीं ना कहीं हिट आ सकती है विद एडिशनल केपेक्स हैपनिंग। कॉल ड्रॉप को जो मामला चल रहा है, अगर इफ देयर इज एनी एडवर्स न्यूज ऑन दैट वन, आई थिंक वो एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कैश फ्लोज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों शेयर्स पे आई थिंक वेट एंड वॉच की सलाह होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी संदीप, आपके पास जो 5 स्टॉक्स होंगे, लेकिन पहले 2 शेयर्स कौन से हैं? शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले अबान ऑफशोर में लिस्ट में काउंटर है जिसने इन्वेस्टर्स को अप्रैल फूल बनाया है। अगर आप एक साल पहले के प्राइसिंग देखें तो करीब 429 रुपए के आसपास की प्राइसिंग थी। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक करीब 176 के आसपास की प्राइस पे अवेलेबल है, यानी कि पिछले एक साल में करीब 60% के आसपास का जो इरोजन है वो इन्वेस्टर्स की वेल्थ का इस काउंटर ने किया है। अगर आप देखें तो दिग्गज ENP एंसिलरी कंपनियों में शामिल है, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उनको ये कंपनी सेवाएं देने के कारोबार में है, रिस्क सप्लाई करती है। और इनफैक्ट बचना जरूरी, हमारा जो स्पेशल सेगमेंट हमने शुरू किया उसमें हमने इस काउंटर की 1-2 दिन पहले चर्चा करी भी थी और एनालिसिस इस स्टॉक को लेके, इनफैक्ट इस कंपनी के कारोबार को लेके काफी यहाँ पे बेरिश नजर आ रहे थे। Q3 में अगर आप देखें कंपनी मुनाफे से घाटे में आई थी और जिस तरह से क्रूड के प्राइस में गिरावट आई है, लगातार इनके रेवेन्यूज पर रिग पर डे में गिरावट देखने को मिली और काफी सारी ऐसी रिस्क है इनकी जो कि आने वाले शॉर्ट टर्म में ही रिन्यूअल के लिए आने वाली, जिसमें एनालिस्ट मानते हैं कि आने वाले समय में जो मेजर डाउनफॉल है इनके जो कॉन्ट्रैक्ट रेट्स हैं उसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 3 रिग्स हाल ही में इन्होंने जो डिप्लॉय करी हैं उसमें काफी बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला था। तो उस लिहाज से देखा जाए फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी ज्यादा है, दिक्कतें कर्ज को लेकर भी थी और उसको सर्विस करने में भी शायद दिक्कतें आ सकती है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं। तो ये एक ऐसा शेयर है पहले मेरी लिस्ट में जिसने निवेशकों को अप्रैल फूल बनाया है। दूसरा काउंटर जो मेरी लिस्ट में है वो है सुजलॉन का विंड पावर मेजर है। इनफैक्ट दुनिया के अगर आप दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उनमें ये शुमार होती है और कंपनी के भारी भरकम कर्ज तो है ही है, क्योंकि इसने 2 बड़े एक्विजिशन किए थे। उसके बाद से लगातार जो बैलेंस शीट पे स्ट्रेस है उसकी वजह से कई ऐसे क्वार्टर्स है जिसमें इस कंपनी ने लॉसेस पोस्ट किए थे और अभी दिलीप सांघवी जैसे जो बड़े निवेशक है जिन्होंने इस कंपनी में एंट्री करी, उसके बावजूद भी अगर आप देखें निवेशकों को इसने अप्रैल फूल ही बनाया है। करीब 26-26.5 के आसपास की प्राइसिंग थी एक साल पहले, अभी अगर आप देखें शेयर करीब 14 रुपए के आसपास अवेलेबल है, यानी कि पिछले एक साल में करीब 46% के आसपास के जो नेगेटिव रिटर्न इस काउंटर डिलीवर किया। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी था जब हम इसे 4 डिजिट्स में भी देखते थे। तो बड़ा वैल्यू इरोजन ना केवल पिछले साल बल्कि कई सालों से इस काउंटर ने निवेशकों का कराया है। बिल्कुल, डेफिनेटली कई सालों से वैल्यू इरोड की है सुजलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स की। लेकिन मयूरेश, एबन ऑफशोर इनफैक्ट पूरे ही ऑफशोर स्पेस ने डिसअपॉइंट किया है। 900 के हाइज इसने लगाए थे कहीं 2014 में मई के आसपास और तब से कंसिस्टेंट ही डाउन ट्रेंड में है। बीते एक साल में भी 400 से 100 रुपए के आसपास ही आ चुका है। स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं? और दूसरा सुजलॉन शेयर ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैनेजमेंट की जिस तरह से कमेंट्री आ रही है कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वो नई फाइनेंशियल ईयर में डेट को रिड्यूस कर रहे हैं, अपने एसेट्स भी बेचे हैं, तो एग्जैक्टली अभी अप्रोच क्या रखें आपके लिए आज से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए दोनों स्टॉक्स में? नहीं, अबान तो क्लियरली आई थिंक जितना दूर रह सकते हैं दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो रिग डिप्लॉयमेंट है, एक तो जैसे क्रूड प्राइसेस जैसे मूव हो रही है वहां पे आई थिंक रियलाइजेशंस विल एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट और वैसे ही रहने की उम्मीद है। दूसरी बात, आई थिंक जो डिप्लॉयमेंट होगी भी आई थिंक दैट विल हैपन मच लोअर रेट्स। तीसरी बात, अगर इनकी डेट और लेवरेज की बात करें तो आई थिंक दैट इज क्लियरली टेकिंग इफेक्ट ऑन देयर कैश फ्लोज और कैश फ्लोज की वजह से आई थिंक इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं उस पर इंपैक्ट आता है। चौथा, आई थिंक देयर इज सम न्यूज रिलेटेड टू डाउनग्रेड इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिट फैसिलिटी अवेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक में इवन फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव आई थिंक इन्वेस्ट करने कोई उचित नहीं रहता।
था। जहां तक सुजलॉन एनर्जी का सवाल है, मेरे हिसाब से आई थिंक जो बेनिफिट्स एक बार अक्रू होने थे स्पेसिफिकली फ्रॉम एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई थिंक कुछ हद तक आई थिंक मार्जिन में देखने मिल गया है। विद ओवरसीज बिजनेस जो सेवियों का बिजनेस है वो बेचने के बाद कहीं ना कहीं आई थिंक डेट कम हो गई है कंपनी की, बट द कंपनी हैज टू रिलाई ऑन सब्सटेंशियल ऑर्डर्स प्रॉब्ली कमिंग टू एट गुड मार्जिन, और एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट फैक्टर रहने वाला है ये स्टॉक के लिए। विद अ बिग इन्वेस्टर लाइक दिलीप सांघवी कमिंग इन, मुझे लगता है आई थिंक कहीं ना कहीं एक फोकस मिलेगा कंपनी को इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गोइंग अहेड। तो क्लियरली आई थिंक दिस इज नॉट अ स्टॉक दैट इन्वेस्टर्स कैन प्रॉब्ली लुक एट 1 साल के नजरिए से, 3 से 4 साल एटलीस्ट देने पड़ेंगे, एंड वेदर एनीबडी हैज दैट लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, आई थिंक वन रियली नीड्स टू लुक एट इट्स रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल। साक्षी, बाकी बचे 3 स्टॉक्स कौन से हैं? जी दीपाली, नेक्स्ट नाम जो है मेरी लिस्ट में वो इरोस इंटरनेशनल का है। ये देश की सबसे बड़ी मूवी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और काफी बिग टिकट फिल्म्स इसके बैनर के अंडर आती हुई नजर आई, लेकिन डिस्पाइट दैट यहां पर काफी वीकनेस परफॉर्मेंस में देखने को मिली। देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले अब तक यहां पर 60% तक का शेयर प्राइस इरोजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज 173 के आसपास ये चल रहा है, लेकिन पिछले साल इसी दिन 424 का इसका प्राइस था। आप देखिए यूएस में जो पेरेंट कंपनी है इरोस इंटरनेशनल की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रेवेन्यू इन्फ्लेशन के कंसर्न्स थे और यूएई से आने वाले रेवेन्यूज को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, जिसकी वजह से काफी लीगैलिटीज भी कंपनी के ऊपर नजर आई और उसका एक रिपल इफेक्ट इरोस इंटरनेशनल इंडियन कंपनी पर भी नजर आया और इसके शेयर प्राइस पर देखने को मिला। तो डिस्पाइट हमने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इसके रेवेन्यू में एड ऑन हुए इसकी बड़ी टिकट फिल्म्स के, उसके बावजूद यहां पर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, तो डिसअपॉइंट किया इसने अपने इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली। थर्मैक्स होगा मेरा अगला शेयर, कैपिटल गुड्स मेजर की कंपनी है और इकोनॉमी में जहां तक की स्लोडाउन देखने को मिला है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। बीते कई महीनों में अगर आप देखें तो इसके पिछले 2 क्वार्टर्स में वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, प्रॉफिट्स हैव डिक्लाइंड और खास तौर पर इसके ऑर्डर इनफ्लो भी काफी वीक रहे हैं, जिसकी वजह से 30% तक के आसपास इसके शेयर प्राइस का इरोजन हमने देखा है। आज 764 पर इसका प्राइस आसपास खड़ा है और 1095 से ये 30% डिप होते हुए नजर आया है। येट अगेन एक और स्टॉक जिसने परफॉर्म नहीं किया है इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। तीसरा शेयर विल नॉट बी टू डिफिकल्ट टू फैथम, वॉकहार्ट फार्मा शेयर है मेरा। फार्मास्यूटिकल पूरे ही स्पेस में काफी कंसर्न रही है बीते कुछ महीनों में, जिस तरीके से रेगुलेटरी कंसर्न्स यूएस एफडीए की तरफ से या फिर यूके की तरफ से रही हैं, खासतौर पे बैक होम एफडीसी कॉम्बिनेशन बैन ड्रग्स जो रही है वो एक डैम्पनर इफेक्ट रहा है। कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए की तरफ से मिली उसकी वजह से ह्यूज डैम्पनिंग इफेक्ट इसके शेयर प्राइस पर देखने को मिला एंड ऑलमोस्ट 50% तक का शेयर प्राइस इरोजन वॉकहार्ट फार्मा में भी देखने को मिला है। 1871 का इसका शेयर प्राइस था लास्ट ईयर अप्रैल 1 को और आज अगर देखें तो ये 981 के आसपास खड़ा है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वॉकहार्ट फार्मा होगा मेरा आखिरी शेयर। तो जो 3 शेयर्स बताए साक्षी ने उनमें वॉकहार्ट है और थर्मैक्स है, इन दोनों स्टॉक्स का यहाँ पर जिक्र किया साक्षी ने, इनफैक्ट और इरोस इंटरनेशनल। मयूरेश, इन तीनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जिसको आप अवॉइड करना चाहेंगे या फिर आपको लगता है कि भले ही बीते साल ना चले हों अब शायद चल सकते हैं? नहीं, इरोस एक स्टॉक है दीपाली जी जो आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जैसे इश्यूज रेज हुए थे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन्फ्लेशन जो इन्होंने किया था, प्रॉब्ली आई थिंक देयर हैज टू बी सम क्लैरिटी फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन दैट फ्रंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक ओवरहैंग सा बना रहेगा स्टॉक के ऊपर, और जो आप वॉलेटाइल मूव्स देखते हैं स्टॉक पे जब क्लैरिफिकेशन आते हैं नहीं आते, तो मुझे लगता है आई थिंक देयर इज नीड्स टू बी फर्दर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ दिस ओवरहैंग गेटिंग थ्रू। जहां तक थर्मैक्स का सवाल है, मेरे हिसाब से आई थिंक जनरली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू स्ट्रेसफुल टाइम्स। अगर हम B2B रेशियो देखते हैं जो रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है, आई थिंक इट इज क्लोज टू 1x, यानी जो रेवेन्यू जनरेट करती है उतनी ऑर्डर्स हैं कंपनीज के पास। तो आई थिंक ऑर्डर्स हैव टू कम इन सब्सटेंशियली इनटू द कंपनी, एग्जीक्यूशन हैज टू इंप्रूव, जिसकी वजह से आई थिंक जो मार्जिन डिप्लॉयमेंट होगी दैट कैन सब्सटेंशियली इंप्रूव। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस ऑफ थर्मैक्स माइट कंटिन्यू एंड वॉकहार्ट अगेन आई थिंक इट इज इन द लाइमलाइट। आई थिंक एफडीए इश्यूज की वजह से जो स्टॉक की पिटाई हुई थी, देयर अगेन इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अराउंड द स्टॉक, क्लियरेंसेस को लेके नहीं लेके, आई थिंक दैट विल कीप ऑन हैपनिंग ऑन टू द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से आई थिंक थर्मैक्स एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकती है और डिक्लाइन होता है तो, बट क्लियरली आई थिंक बाकी के 2 स्टॉक आर क्लियरली ड्रिवन बाय न्यूज, इसलिए आई थिंक एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनलेस द क्लैरिटी एंड द ओवरहैंग गोज अवे, ये स्टॉक्स में प्रॉब्ली फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स का कोई उचित नहीं मिलता। जी, और वैसे भी वॉकहार्ट ने नेगेटिव रिटर्न्स भले ही दिए हों, लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है उसका पूरा ही फार्मा स्पेस पर आपको कॉशियस व्यू रखना है। ये दवा बनाने वाली कंपनी अब खुद दर्द की वजह बन गई कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन संदीप, आपके बचे 3 शेयर्स कौन से हैं?
दीपाली, थर्मैक्स की बात अभी साक्षी कर रही थी। इसी स्पेस की एक और कंपनी है भारत फोर्ज, बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। उस ग्रुप में हम काफी अच्छे कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स के लिए जानते हैं। एक कंपनी अगर आप देखें कैपिटल गुड्स के अलावा रेलवे और डिफेंस का भी एक्सपोजर रखती है, लेकिन बीते एक साल में जिस तरह से इकोनॉमी में हमने धीमापन देखा, उसका इंपैक्ट अगर आप देखें कैपिटल गुड्स जैसे जो सेक्टर उनमें साफ तौर पर देखने को मिला। और ये कंपनी भी उससे अछूती नहीं रही। करीब 1322 के आसपास की प्राइस है पिछले एक साल में। अगर आप देखें अब ये 871 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो करीब 34% के आसपास का जो वैल्यू इरोजन है इस काउंटर ने भी कराया है का। यूनाइटेड स्पिरिट्स देश की सबसे बड़ी लिकर कंपनी है और जिस तरह से कर्ज को लेकर दिक्कतें थी उसकी वजह से हमने देखा मैनेजमेंट चेंज भी हुआ। विजय माल्या की जगह डियागो एक नया जो मैनेजमेंट है इस कंपनी में उसकी एंट्री हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए जिस तरह की दिक्कतें थी, जिस तरह की कंसर्न्स है इस पूरे ग्रुप को लेकर, इस पूरी कंपनी को लेकर, इस काउंटर ने भी पिछले एक साल में निराश किया है। 3650 के आसपास की प्राइस से एक साल पहले अब अगर आप देखिए 2500 के नीचे के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिले, यानी कि करीब करीब 31% के आसपास के वैल्यू इरोजन यहां भी देखने को मिला है। आखिरी काउंटर जो मेरी लिस्ट में है वो है साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है सोबा लिमिटेड। अगर आप देखें इस कंपनी का भारत के अलावा मिडिल ईस्ट में काफी बड़ा एक्सपोजर है। पहले ये बेंगलोर में काफी ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन इस कंपनी ने डाइवर्सिफाई भी किया है, मिडिल ईस्ट में गई। इसके अलावा इंडिया की जो बाकी सिटीज हैं उसमें भी काफी सारी सिटीज में इसने एंट्री करी, लेकिन उसके बावजूद देखिए इस कंपनी में रिटर्न्स नहीं देखने को मिले हैं। 400 रुपए के आसपास से पिछले एक साल अगर आप देखें तो वहां खड़ा था, अब ये 300 के भी नीचे आ गया, करीब 275 के आसपास की प्राइसिंग देखने को मिली, यानी कि करीब 30-31% के आसपास का वैल्यू इरोजन इस काउंटर में भी देखने को मिला है। तो ये आखिरी काउंटर है मेरी लिस्ट में। तो ये कुछ स्टॉक्स की बात की, यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट शोभा की बात की संदीप ने। लेकिन मयूरेश एक और कमेंट, आपने खुद प्रिसाइसली कोई स्टॉक ऐसा बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, या फिर कुछ स्टॉक्स जिनसे दूर रहें, या फिर जहां पर अगले एक साल में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स की होप नहीं है? तो अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं दीपाली जी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक वन रियली हैज टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस इन टर्म्स ऑफ बीइंग सिलेक्टिव इन द मिड कैप आईटी स्पेस। जैसे स्टॉक्स भागे हैं, अगर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आती है नंबर्स में तो स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। दूसरा आई थिंक आपको ये भी नजरअंदाज करना पड़ेगा और रादर यू हैव टू टेक इनटू कॉग्निजेंस द फैक्ट दैट अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रहने वाली नहीं है, एटलीस्ट फॉर Q4 एंड Q1। इसलिए आई थिंक कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट आती है स्पेसिफिकली आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन में, तो वहां पे भी पिटाई हो सकती है। इसलिए आई थिंक these two sectors is something that we'll be closely watching in terms of how their performance pans out. जी, चलिए अब मेरे साथ सुमित मौजूद हैं और वो भी अपनी रिसर्च के साथ 3 स्टॉक्स लेकर आए हैं। सुमित, क्या रिसर्च है आपके पास, कौन से शेयर्स है, क्या बता रहे हैं आप? शुक्रिया दीपाली। जिन शेयरों पर अब बात करने वाले हैं उसमें ऐसे शेयर हैं जहां पर रिटर्न तो जोरदार आया है, लेकिन वो रिटर्न डिजर्व नहीं करते, यानी उनके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला नाम है पैक्ट इंडस्ट्रीज का। कंपनी स्टील स्पेस के अंदर है, मेटल के कामकाज के अंदर कंपनी है और शेयर ने 243% का एक रिटर्न, एक जोरदार रिटर्न पिछले एक साल के दौरान दिखाया है। एक अच्छी तेजी में लगातार है, 52 वीक्स हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है। लेकिन सिचुएशन अगर देखें तो 11 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी के ऊपर है, जबकि कंपनी की कुल मार्केट कैप ही 12 करोड़ रुपए है, यानी कि जो मार्केट कैप है उसका मेजर हिस्सा अभी भी डेट के साथ है। छोटी कंपनी है, छोटा कामकाज है, लेकिन डेट की सिचुएशन काफी हाई है, डिविडेंड पे ऑफ्स नहीं होते हैं, कंपनी के नतीजे भी खराब है। प्रमोटर की करीब 65% हिस्सेदारी, यानी मतलब जो भी हिस्सेदारी प्रमोटर की है उसका मेजर हिस्सा गिरवी रखा हुआ है, करीब 65-70% के आसपास हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। तो सिचुएशन आपको दिखने में भले अच्छी लग रही है कि शेयर एक साल के अंदर करीब 250% चल चुका है, लेकिन आप इसमें निवेश अगर निवेश करें तो अपने वित्त सलाहकार की राय ले लें। और वैसे तो इसमें जिस तरह के आंकड़े हैं, जिस तरह के फंडामेंटल है, उनको गौर से पढ़ने के बाद ही आप इसके अंदर निवेश करें। दूसरी कंपनी है अपर गैंजेस शुगर। शुगर शेयर वैसे भी एक साल के अंदर जोरदार भागे हैं। इस शेयर की अगर बात करें तो 38 रुपए चलता हुआ शेयर 119 रुपए पहुंच चुका है। एक साल के दौरान करीब 213-214% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। सिचुएशन देखिए, कंपनी के ऊपर करीब 550 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि कंपनी की मार्केट कैप भी इतनी खास नहीं है। पिछले 7 सालों से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। प्रमोटर की ज्यादातर हिस्सेदारी का 56 ज्यादातर जो हिस्सेदारी है उसका भी कुछ हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। 56 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के ऊपर कर्ज है। और जिस तरह की सिचुएशन कंपनी फाइनेंशियली दिखा रही है, या जिस तरह के घाटा कंपनी लगातार दिखा रही है, उसके लिहाज से भी लगता भी नहीं गोइंग फॉरवर्ड कंपनी अपने डेट्स को रीपे कर पाएगी। लेकिन हाँ, शेयर में जोरदार तेजी आएगी क्योंकि पूरी शुगर स्पेस में आई है। इस लिहाज से अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें और इसको पिक एंड चूज करके निवेश करें। तीसरी कंपनी है मॉसचिप। ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स बनाने कामकाज के अंदर है, आईटी स्पेस से कंपनी जुड़ी हुई है। और इस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर नजर डालें तो एक साल में 74% शेयर चल चुका है, 5 रुपए से 10 रुपए करीब पहुंच चुका है। लेकिन कंपनी के साथ 5 करोड़ रुपए का एक सालाना घाटा कंपनी दे रही है।
निगेटिव नेटवर्थ है करीब 13 करोड़ रुपए के आसपास की। प्रमोटर के हिस्से का भी करीब 1/4 हिस्सा गिरवी रखा हुआ है और सबसे अहम चीज की करीब 17 करोड़ रुपए का कर्ज, जबकि कंपनी की मार्केट कैप भी इतनी नहीं है। तो जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है यहाँ पर भी शेयर में मूव जरूर आया है, लेकिन आप निवेश करने वाले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। जी, इनफैक्ट मयूरेश, लास्ट कमेंट होगा आपसे। 3 कंपनियों का यहाँ पर सुमित ने जिक्र किया। अगर आप कंपनी स्पेसिफिक भी कमेंट ना करना चाहे तो एक राय मैं जरूर चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। आप इन तीनों ही स्टॉक्स का अगर प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे 6-7-8 महीने पहले तो 35 रुपए का शेयर 120 रुपए का हो चुका है। इसके अलावा 5 रुपए के शेयर 24-25 रुपए पर हो चुके हैं। और ऐसे परफॉर्मेंस ना जो इन्वेस्टर्स है उनको मिसलीड करते हैं। तो क्या सलाह उन इन्वेस्टर्स को होगी जो इन शेयरों में अभी बने हुए हैं, बाहर आ जाए जो भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो काफी खराब हैं। नहीं, मैं एक बहुत क्लियर एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ एटलीस्ट फॉर द व्यूअर्स और लिसनिंग दिस। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स होती हैं आई थिंक उसको ही परस्यू करें। कहीं ना कहीं आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज होते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जिनके आई थिंक नेटवर्थ नेगेटिव है जैसे सुमित बता रहे थे, जिनके आई थिंक प्रोमोटर्स के स्टॉक या प्लेज किए हुए हैं स्टॉक्स हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स डू नॉट गिव एन एनकरेजमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आज हमारे तारीख में आई थिंक इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलना बहुत जरूरी होता है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कंपनी का, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंसिस्टेंसी ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एनी इश्यूज रिलेटेड टू दैट। तो मेरे को लगता है ये सब फैक्टर्स आई थिंक इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ स्टॉक, रादर देन जस्ट फॉलोइंग समथिंग कि किसी ने बताया है, कोई ले रहा है तो मुझे लेना चाहिए। आई थिंक ये फैक्टर्स सारे फॉलो करने चाहिए और वैल्यूएशंस पे भी आई थिंक बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज स्टॉक्स हैव रिजन 2 times 3 times इसका मतलब ये नहीं होता है देयर इज स्टिल पोटेंशियल फॉर द स्टॉक टू मूव नॉर्थवर्ड्स। कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस विल आल्सो कैच अप, इसलिए ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है फ्रॉम अ फंडामेंटल एस्पेक्ट एटलीस्ट। जी, चलिए शुक्रिया मयूरेश, शामिल हुए आप शो में। इन स्टॉक्स पर आपने कमेंट्स रखे, लेकिन एक बार फिर से आपको ये शेयर्स बता देते हैं जहां पर आपको कॉशियस स्ट्रैटेजी अपनानी है।